हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको प्रोवाइड किया जाए फ्री और उसके बाद कहा जाए भाई इसके सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरी वीडियोज मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी अच्छी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज चैप्टर, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ 8 है। तो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हम करने वाले हैं। तो भाई इसका पार्ट 1 हमने पिछली क्लास में देखा था, जिसमें हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखे थे। आज भी सेम उसी तरीके से और भी अच्छे टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि पार्ट 2 में है। तो आज भी करेंगे भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो भाई साथ में बने रहो और देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं, लास्ट क्लास में हमने 25वें क्वेश्चन तक किया था, आज हम 26वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 26वें क्वेश्चन में क्या क्या रखा है भाई, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान, मतलब 3 कोण, एक चतुर्भुज है उसके 3 कोणों का मान तो ये दे रखा है, ठीक है। और चौथे कोण को आपको बताना है भाई, 3 कोण आपको दे रखे हैं, चौथे कोण को बताना है आपको। तो यहाँ की बात करूँ मैं, अगर यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाता हूँ, भाई मैंने एक बना दिया चतुर्भुज। इसमें ये कह रहा है भाई एक जो है वो 75 का है, एक है जो 90 का है, एक है 75 का है, ठीक है। और ये बताना है कितने का होगा, ठीक है, ये चीज़ हमें करना है। तो भाई यहाँ की बात करेगा भाई ये कैसे निकलेगा, क्या करे, तो हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो भाई 360। तो यहाँ लिखा x मैंने, भाई x को हमें याद करना है। तो भाई हम जोड़ते हैं तो x प्लस में 75 प्लस में 90 प्लस में 75 और बराबर में 360 होगा। अब इसको जब जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, तो 75 कितना होता है, तो 150, और 150 में 90 जोड़ा तो 240 हो जाता है, और 240 से उठा के दूसरी साइड घटा देंगे। तो भाई 360 में से 240 को घटा दिया हमने, ठीक है। अब ये आ रहा है कितना, 120, यानी x का मान कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा है। भाई यहाँ देख सकते हैं चौथा ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, जो 120 डिग्री आ चुका है। और यहाँ पर हमने देख लिया चतुर्भुज का चौथा कोण 120 आ चुका है। अब इसको चेक कर ले भाई क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई ठीक, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है सम चतुर्भुज ABCD, एक ABCD सम चतुर्भुज है। उसमें क्या रखा है भाई ACB जो है वो 40 का है, चलो ठीक है। अब कह रहा है ABD कितने का होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सम चतुर्भुज बना लेते हैं। भाई मैंने एक बनाया सम चतुर्भुज, ठीक है भाई। यहाँ पे आ गया A, ये B और ये C और ये D। भाई ये समचतुर्भुज हमारे सामने आ चुका है, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे ACB क्या होता है, तो ACB की बात करें तो ये यहाँ पे मिलाएंगे और ये कोण हमें 40 का दे रखा है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब क्या रखा है भाई ABD कितने का होगा, ABD की बात करें तो ये कोण हमें ज्ञात करना है, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है कितने का होगा। अब देखो हमें एक चीज यहाँ पता है क्या, कि भाई ये जो चतुर्भुज है वो क्या है, सम चतुर्भुज है। क्या है, सम चतुर्भुज है। अब सम चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया भाई, सम चतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं और इसके विकर्ण जो हैं वो इनके कोण जो हैं, जैसे एक AC विकर्ण है वो कोण A को समद्विभाजित करेगा और C को भी समद्विभाजित करेगा। इसका मतलब ये है कि ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा, ठीक है भाई। और आमने सामने के कोण तो बराबर होते ही हैं, तो भाई ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा और ये भी 40 का होगा। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है भाई, ये 80 का हो गया, ये 80 का हो गया, यानी कि 160 तो खत्म। भाई चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, और ये 80 मतलब 160 तो हो गए। यानी मैं यहाँ पर लिख के दोबारा दिखा देता हूँ कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, B प्लस C प्लस D, चारों कोणों का योग 360 होता है, ठीक है। यहाँ पे बात करूँ मैं तो A कितना आ रहा है, तो 80 आ रहा है, तो भाई इसको लिखा 80, ठीक है। B कितना आ रहा है, तो B मुझे नहीं पता। C कितना आ रहा है, तो वो भी 80 है, और D की बात करें तो वो भी नहीं पता हमें, और ये 360 आ रहा है, ठीक है। और हमें पता है सम चतुर्भुज है या फिर समांतर चतुर्भुज भी होता है तो उसके आमने सामने के कोण तो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर B और D बराबर हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ B और D को, इस B को भी D लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो D और D जोड़ेंगे तो 2D आ जाएगा, ठीक है। और ये 80 160 को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे, भाई ये हमने भेज दिया यहाँ पे, ओके। अब इसको मैं जब माइनस करता हूँ तो माइनस करते ही कितना आ रहा है, तो ये माइनस करते ही आ रहा है भाई 200 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और यहाँ D आ गया और ये आ गया नीचे 2, इसको मैंने जब भाग किया तो ये आ रहा है 100, भाई 100 आ गया। यानी हम देख पा रहे हैं ये D कोण जो है 100 का है। और इसमें क्या होता है, समचतुर्भुज में क्या होता है, तो भाई इसके विकर्ण जो होते हैं वो कोण को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर ये कोण 100 का है तो ये तो भाई 50 का ही आएगा, बिल्कुल 50 का आएगा। तो 50 क्या ऑप्शन में है, तो भाई बिल्कुल थर्ड ऑप्शन यहाँ पर 50 डिग्री है। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके।
ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं भाई क्या लॉजिक लगा इसमें। लॉजिक ये लगा कि समचतुर्भुज के अंदर उसके विकर्ण जो होते हैं, उसका जो विकर्ण होता है वो कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब ये y का है तो ये भी y का होगा, ठीक है, ये x का है तो ये भी x का होगा, भाई सेम होते हैं, ठीक है, कोण क्या होते हैं, सेम, समद्विभाजित करता है, कोई भी कोण है उसको आधा आधा कर देता है। डन, उसी लॉजिक पे आंसर निकल गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में देखते हैं भाई। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो समांतर चतुर्भुज के आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से बने आकृति होंगे, भाई कैसा होगा। भाई समांतर चतुर्भुज की बात करूं मैं, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज है हमारे पास। अब इसने कहा है इसके चतुर्भुज के आंतरिक कोणों के समद्विभाजक, आंतरिक कोण मतलब ये कोण जो है इसका समद्विभाजक ये कर दिया, इसका समद्विभाजक ये कर दिया, ठीक है भाई, यानी कि ये और ये कोण बराबर है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये हमें दे रखा है बराबर। चलो भाई ठीक है। अब इसने बोला है जो आकृति बन रही है, आकृति की बात करें समांतर चतुर्भुज के आंतरिक कोणों से समद्विभाजकों से बने आकृति कैसी होगी, तो इसकी आकृति की बात करते हैं तो भाई यहाँ से ये भी तो होगा, इसके बाद ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ की बात करें तो ये कोण भी इसके बराबर है, ये कोण भी इसके बराबर है, ये आ गया हमारे पास। अब जो बीच में बन रहा है वो किस तरीके का होगा, तो यहाँ से मैं आपको बताऊं कि ये जो दो कोण हैं, जो x और x है, इसको अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो रहा है भाई, हमें पता है 2x प्लस में 2y, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। भाई हमें पता है समांतर चतुर्भुज के जो एक साथ वाले संलग्न कोण जो होते हैं, तो ठीक है, उन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अब ये 180 है तो हम मैंने 2 अगर कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई कितना आ रहा है, ये भी 180 है, और इस 2 से मैं इसको काट दूं तो ये 90 आ जाएगा, यानी हम देख पा रहे हैं x प्लस वाई कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ गया। अगर ये x प्लस वाई 90 का है तो ये भी 90 का होगा, भाई तभी तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 के होंगे। भाई यहाँ देखेंगे हम, ये त्रिभुज जो बन रहा है ए बी, और इसको मान लो P मान लिया मैंने, ए बी पी जो त्रिभुज है इसमें x प्लस वाई 90 का है तो ये भी तो 90 का होगा, तभी तो 180 होगा। डन, तो भाई ये हमने 90 का कर दिया। इसी तरह से इसके चारों कोण 90 का हो जाएंगे, और चारों कोण 90 होने का मतलब क्या हो गया भाई, ये फिर आयत बन जाएगा, ठीक है। भाई इसमें भी ऑप्शन ये है कि आयत भी बन सकता है और वर्ग भी बन सकता है, दोनों में से कुछ भी बन सकता है। लेकिन एक चीज़ देखिए भाई, आयत और वर्ग दोनों में से कुछ भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें कन्फर्म नहीं है कि ये भुजाएं बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अब जब भुजाएं बराबर नहीं पता है तो उस कंडीशन में तो हम इसको आयत ही कह सकते हैं ना, ठीक है, आयत ही कह सकते हैं, तो भाई इस पे आयत पे टिक मारेंगे। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, ये आयत हमारा आ गया आंसर। ओके, तो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस तरीके का होगा। चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है भाई, 29वें क्वेश्चन में चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, एक कोई चतुर्भुज है उसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमागत मिलाने पर बनने वाली आकृति कैसी होगी। भाई कोई भी चतुर्भुज कैसा भी बना दिया हमने, मान लो ऐसा कुछ चतुर्भुज है, मुझे नहीं मालूम कैसा है, ठीक है, ए बी सी डी, और इसमें क्या किया गया है, इसके मध्य बिंदु हमने ले लिए, भाई ये मध्य बिंदु ले लिया है। अब इस मध्य बिंदु को अगर मिलाया जाए, अगर इस मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, ये कौन सी आकृति बन रही है यहाँ पे। तो याद रखना, कोई भी चतुर्भुज के मध्य बिंदु, कोई भी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो उस कंडीशन में वो एक समांतर चतुर्भुज तो बनता ही बनता है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई ठीक, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, चलो ठीक है, के विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। यानी मैं एक चित्र बना लेता हूं जिससे कि चीजें समझ में आ जाए। तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया यहाँ पे, ठीक है भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और यहाँ पर इसको इसके विकर्ण मैंने बना दिया, और ये विकर्ण जो है वो ऊपर काट रहे हैं, जैसे कि इसमें कहा गया भाई ए सी और बी डी, ए सी और बी डी जो कहाँ पर काट रहा है, ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। चलो भाई ठीक है। अब इसमें कहा गया है डी ए सी, डी ए सी कौन सा है, तो भाई ये वाला कोण, ये दे रखा है कितने का, तो 32 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद ए ओ बी यानी कि ये वाला कोण कितने का दे रखा है, तो 70 का दे रखा है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद कहा है डीबीसी कौन सा है, तो भाई ये कौन है डीबीसी, ये हमें ज्ञात करना है कितने का होगा। चलो इसकी बात करते हैं, तो यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई ये 32 का है, ठीक है। अगर ये 32 का है तो क्या ये भी 32 का होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। कैसे, तो ये रेखा इसके समांतर है तो अंतः एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। डन, तो भाई ये 32 का है तो ये भी 32 का हो गया। अब ये 70 का है तो ये कितने का होगा, तो ये भाई 110 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों कोण रैखिक युग्म है। भाई एक रेखा पर दो जोड़े बन रहे हैं, रैखिक युग्म बन रहा है, तो रैखिक युग्म है तो इनका योग 180 होता ही है। तो अगर ये 70 का है तो ये 110 का होना ही होना है।
डन। अब इस त्रिभुज की बात करें BOC में, तो भाई एक कोण तो 110 का आ गया, एक कोण 32 का आ गया, और एक कोण है DBC। भाई एक कोण ये DBC है, DBC कौन सा है, DBC, एक ये कोण है। ओके, अब इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता ही है, तो पता है हमें। अब इसमें हमने DBC को यहीं रखा, ये DBC को यहीं रखा, और इसको उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो 180 माइनस में इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो 10 और 32 कितना होगा, 40, 42 होगा। इसको उठा के दूसरी तरफ भेजा तो 142 हो गया। ये चीज आ चुका है, डन। अब इसमें से जब मैं इसको माइनस करता हूं तो माइनस करते ही हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये भाई 38 आ चुका है। ठीक है भाई, 38 डिग्री आ चुका है कोण DBC। ये DBC हमारा 38 डिग्री आ चुका है, और ये कहां पर है, तो ये थर्ड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आता है, जो कि 38 डिग्री है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस तरीके का है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ एक चतुर्भुज दे रखा है, चतुर्भुज के कोण क्रम से ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, अब इसके ये हमें दिख रहा है, ये अनुपात में दे रखा है। अब इस अनुपात के अकॉर्डिंग चतुर्भुज के कोणों का माप बताना है, मतलब इसके जो चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का माप बताना है। अब मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन बताया था, ऐसा क्वेश्चन बताया था कि भाई जब भी आपके पास ऐसा है अनुपात में, तो उसको मान लो x। भाई चतुर्भुज के चारों कोण है ना, तो चारों कोणों का योग 180 होता है, और इसको लेना है x के हिसाब से, मतलब 6 है तो 6x लिखा, 8 है तो 8x लिखा, 10 है तो 10x लिखा, और 12 है तो 12x लिखा। और इन चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, ये हमें पता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अब इसको मैं अगर जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है, तो भाई 12, 8, 20 हो रहा है, 10, 30 हो रहा है, 6, 36 हो रहा है, मतलब 36x हो गया। अब बराबर में 360 हो गया। अब इस यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो 360 बटे में 36 आएगा, और 36 से इसको काटा तो ये 10 आएगा, यानी हम कह सकते हैं x का मान 10 आ गया। चलो भाई ठीक है, x का मान 10 आ चुका है। अब x के मान 10 के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो 10 अगर रखा है तो 6x, 6 कितना होगा, तो ये 60 होगा, यानी 60, 80, 100, 120, भाई यही होगा। भाई x का मान 10 है तो 10 रखोगे तो वही तो आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ है भाई, 60, 80, 10, 100, 120, भाई पहला ऑप्शन आ रहा है 60, 6 के लिए 60, 8 के लिए 80, 10 के लिए 100, और 12 के लिए 120, डन। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ करेक्ट होता है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का मध्य बिंदु। अब यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजाओं का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब ये मध्य बिंदु मिला दिया है इन दोनों भुजाओं को। ठीक है, इसने कहा है त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। चलो भाई, ये कहना चाह रहा है ये भुजा जो होती है वो इसके समांतर होती है, वो तो हमें पता है भाई क्यों होती है, क्या रीजन था इसका, भाई बिल्कुल जिसको पता है बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता है तो सुन लो कि भाई मध्य बिंदु परिमेय से ये हम कह सकते हैं कि भाई दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जो रेखा मिलाते हैं वो तीसरे के समांतर होता है, डन। चलो ठीक है, अब उसके बाद क्या रखा है, उसकी होती है, क्या होती है भाई, कहने का मतलब ये रेखा इसके समांतर होता है, और ये रेखा इसके क्या होता है, क्या का मतलब क्या है, क्या त्रिभाजित होता है, मतलब तीन गुना होता है, 3 गुना कम होता है, या फिर आधा होता है, या फिर समद्विभाजित होता है, या फिर 1/4 होता है, क्या होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ की बात की जाए तो ये रेखा जो है वो इस रेखा का आधा होता है, जो हमने परिमेय में पढ़ा था कि जैसे मैं इसका नाम रखता हूँ DE, इसका नाम रखा ABC, तो ये DE जो होता है, देखो मध्य बिंदु परिमेय में हमने पढ़ा था DE जो होता है समांतर होता है BC के, पहली बात तो ये पढ़ी थी। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि DE जो होता है वो हाफ होता है, आधा होता है, किसका भाई, BC का। भाई BC का आधा होता है, और यहाँ पर आधा कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये आधा लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आधा लिखा है तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने देखा तो यहाँ पर भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई ठीक, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यदि एक समचतुर्भुज के दो क्रमागत भुजाएं इतने दे रखे हैं, तो तब हम चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है, हमें चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समचतुर्भुज का है, लेकिन समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसने कहा है दो भुजा, एक ये है एक ये है, तो अब क्या करें, तो भाई क्या क्या करें, भाई दोनों बराबर होंगे, रूल थोड़ी गलत होता है, रूल तो बिल्कुल सही है। भाई समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं बराबर होगी, यानी ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगे, तो भाई लिख देते हैं बराबर। तो लिखा हमने बराबर, तो 3x - 6 बराबर में x प्लस में 14, भाई ये चीज आ गया यहाँ पे। ओके, अब इस x को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो 3x माइनस में x
और ये 6 को उस साइड लेके जाएंगे तो 14 प्लस में 6 आएगा, और ये आ रहा है 20 और ये आ रहा है 2x। ठीक है, x के मान की बात करें तो ये 20/2 आएगा। अब इससे मैंने इसको काट दिया तो 10 आएगा, और x का मान कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। चलो भाई ठीक है, x का मान 10 आ गया। x के मान 10 आते क्या मैं 10 पे टिक मार दूं? क्या 10 पे टिक मार दे? तो नो, क्योंकि x कोई समचतुर्भुज की भुजा नहीं है। x को यहाँ रखोगे तब भुजा आएगी, क्योंकि भुजा तो ये है ना। तो भाई मैंने एक s नाम से भुजा देखा जो कि 3x - 6 था, तो इसमें अगर 3 को 10 से गुना किया, माइनस में 6 किया, तो ये तो 24 आ रहा है। सेम यहाँ पर अगर मैं ये 10 रखूँ प्लस में 14 रखूँ तो ये भी 24 आ रहा है। यानी कि यहाँ से दिख रहा है कि समचतुर्भुज जो है उसकी भुजाएं जो है वो कितनी है, 24 की है। ओके भाई चलो ठीक है। अब इसने कहा है भाई चतुर्भुज का क्या करना है, परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप ज्ञात करना है। अब परिमाप कैसे निकलता है, तो भाई समचतुर्भुज है चाहे जो भी कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसका अगर परिमाप निकलना है तो सारी भुजाओं को जोड़ दो, अपने आप परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, और समचतुर्भुज की बात करें तो इसमें तो 4 भुजाएं होती हैं। अब 4 भुजाओं की बात करें हम तो हर एक भुजा कितने की है, 24 की है, यही है। और इसकी सारी भुजाओं को जोड़ गए तो 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 हो जाएगा। तो 96 की बात करें तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 34 है, जिसमें ए बी सी डी एक वर्ग दे रखा है, और उसमें क्या रखा है, पी क्यू आर एस की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। मतलब क्या है, ए बी सी डी जो हमें यहाँ पर दिख रखा है, ये दिख रहा है हमें, ए बी सी डी जो है वो पी क्यू आर एस के क्या है, मध्य बिंदु हैं। ठीक है भाई, अब इसने कहा है पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल 36 वर्ग है। अब इसने ये क्या रखा था, पी क्यू आर एस के मध्य बिंदु, और पी क्यू आर एस भी क्या है, वर्ग है हमारे पास। भाई एक चीज याद रखना, ये पी क्यू आर एस वर्ग है, ठीक है, और वर्ग है इसका क्षेत्रफल, मैंने लिखा क्षेत्रफल किसका, पी क्यू आर एस, ये हमें दे रखा है 36। ठीक है, और ये हमें वर्ग दे रखा है। वर्ग का मतलब क्या होगा भाई, इसकी साइड को अगर मैं x मानता हूँ, ठीक है, इसकी साइड को x मानता हूँ, तो भाई इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्षेत्रफल होगा x का स्क्वायर इक्वल टू में 36 होगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो तो x का मान कितना आ रहा है, तो √36 आ रहा है, और √36 मतलब 6 होता है, यही होता है। यानी इसकी भुजा कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है भाई, हमने देख लिया इस वर्ग की भुजा 6 आ रही है। अब ये क्या कहना चाहता है, तो ये कहना चाहता है कि ए बी सी डी, ये जो बीच में जो दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब भाई इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए वो है क्या। भाई क्या है पहले ये तो पता होना चाहिए। तो यहाँ की बात करूँ, अगर वर्ग के अंदर उसके मध्य बिंदु को मिलाया जाए, मध्य बिंदु को मिलाया जाए, तो ये भी एक वर्ग ही बन जाता है, याद रखना। ठीक है भाई, वर्ग के अंदर अगर उसके मध्य बिंदु को मिलाया जाए और जो आकृति बनेगी वो भी वर्ग होती है। इसको हमने सिद्ध किया हुआ है, ठीक है ना। लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसमें पूरा प्रूफ करके मैंने बताया हुआ था, यहाँ पर डायरेक्टली आपके पास। ठीक है, अब यहाँ की बात करें, अगर ये मध्य बिंदु है तो ये कितना भाई, पूरा 6 है, और ये मध्य बिंदु तो ये 3 का होगा, तो भाई बिल्कुल 3 का होगा। ये भी 6 का है तो इसका आधा कितना होगा, ये भी 3 का होगा। ठीक है, और ये हमें पता है 90 डिग्री का कोण है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूँ तो ये एडी आएगा, भाई बिल्कुल आएगा। यानी अगर मैं एडी निकालना चाहूँ तो एडी का वर्ग जो होगा वो क्या होगा, 3 का वर्ग प्लस में 3 के वर्ग के बराबर होगा। यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एडी कितना होगा, तो 3 × 9 9 9 18, √18 आएगा। और √18 को क्या कर सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। भाई 3 × 9 दूनी 18, यही तो आ रहा है। या फिर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके कोई दिक्कत ना आ जाए। इस 18 को 3 × 3 × 2 लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई 3 × 9 दूनी 18, 3 का जोड़ा बन गया, यानी 3 का वर्ग आपके पास है तो वर्ग से रूट हट जाएगा, यानी सिर्फ बचा 3। लेकिन बेचारा 2 के पास तो वर्ग नहीं आया। अब 2 के पास वर्ग नहीं तो वो अंदर फंस जाएगा, फंसने का मतलब √2 आ जाएगा। और इसके लिए मैं एक बार और तुम्हें एक लॉजिक बता देता हूं कि जब भी कभी आपको मिले समकोण त्रिभुज, उसमें 2 भुजाएं अगर बराबर है, सेम है, तो तीसरी भुजा के साथ बस रूट लगा देना, √2 लगा देना। जैसे 3 3 है तो ये 3√2 हो जाएगा, यानी ये 3√2 आ गया। ठीक है, अभी मैंने कहा ये वर्ग है, अब ये अंदर वाली चीज भी वर्ग है, ए बी सी डी भी वर्ग है, और उसकी भुजा आ गई है 3√2, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा। तो क्षेत्रफल की बात करें तो यहां पर मैंने क्षेत्रफल लिखा ए बी सी डी, ये हो जाएगा भाई भुजा का वर्ग, मतलब कि 3√2 और इसका वर्ग, यानी 3 का वर्ग क्या होता है, 3 × 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद √2 का वर्ग, मतलब √2 को √2 से गुना करेंगे, या फिर √2 का वर्ग करोगे। यहाँ मैंने लिखा √2 का वर्ग, तो वर्ग से रूट कट जाएगा और सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 आ गया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 18 आ चुका है। यानी अंदर जो इसके ए बी सी डी जो दिख रहा है आपको, उसका क्षेत्रफल 18 है, और 18 हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 आता है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो इसको हमने चेक किया तो भाई
बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहां हम देख पा रहे हैं भाई कैसे हमने निकाला। तो यहां पर एक लॉजिक आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास वर्ग है और उसके मध्य बिंदु से को मिलाया गया है, वर्ग है और उसके मध्य बिंदु को मिलाया गया है, तो उस कंडीशन में जो बचा है बीच वाला वो भी एक वर्ग ही होगा। डन, चलो भाई ठीक है, ये चीज हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक समचतुर्भुज का परिमाप, एक समचतुर्भुज है उसका परिमाप कितना है, 60 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद करें यदि उसके बड़े विकर्ण की लंबाई, उसमें क्या, मैं पहले बना देता हूं, उसमें बनाया मैंने, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है। समचतुर्भुज कैसा होता है, ए बी सी डी, और समचतुर्भुज की बात करें तो चारों भुजाएं समान होती है समचतुर्भुज की, यानी इसको x माना तो ये भी x है और ये भी x है और ये भी x है, और इसका परिमाप कितना दे रखा है, 60, मतलब कि चारों भुजाओं को जोड़ने पर 60 आ रहा है, यानी कि 4x बराबर में 60 है, और यहाँ से x का मान निकालोगे तो 60/4 आएगा, जिसको मैंने काटा तो 15 आ गया, 15 चौके 60 होता है, यानी इसकी प्रत्येक भुजाएं कितने की आ गई है, 15-15 की आ गई है। चलो भाई ठीक है, इसको हम देखते हैं। ठीक है भाई, ये इसकी भुजा हो गई, और इसी तरह से सारे भुजाएं कितने की होगी, 15-15 की हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर जैसा कि हमें पता है इसमें बड़ा विकर्ण जो 24 दे रखा है और छोटे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो भाई बड़े विकर्ण की बात करें तो ये बड़े वाला विकर्ण है, ठीक है भाई, और ये छोटा विकर्ण है, ये हमें पता है। और हमें एक चीज जरूर पता है, क्या, कि समचतुर्भुज के अंदर इसके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी भाई बड़ा विकर्ण है और छोटा विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर होगी, ये चीज होता है। बीच में मैंने ओ मान लिया, डन, कोई तो दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है। और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर लंब भी होते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये भी बात हमें पता है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं भाई, इसके बड़े वाली भुजा की लंबाई 24 थी, मतलब ये पूरा 24 है, तो इसका आधा कितना होगा, तो भाई 12 होगा। ठीक है, ये विकर्ण अगर पूरा है, ये विकर्ण पूरा है, तो मुझे ये छोटा वाला चाहिए। ठीक है भाई, यहां पर क्या करते हैं, इसको मान लेता हूं मैं y, इसको मान लेता हूं y। क्यों भाई, ये y का होगा तो ये भी y का होगा, और 2y इस विकर्ण की लंबाई होगी जो कि छोटे विकर्ण की लंबाई होगी, तो पहले हमें y ज्ञात करना होगा। ठीक है, अब y ज्ञात करते हैं। y के लिए आप यहां पर देख सकते हो कि त्रिभुज AOB में, भाई जो त्रिभुज हमारे पास है AOB, इसमें की बात करें तो इसमें क्या आपको दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज है, तो भाई बिल्कुल दिख रहा है भाई, ओ पे 90 डिग्री का है तो ये समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज जहां दिखता है वहां क्या है, वहां पे आएगा पाइथागोरस। पाइथागोरस का मतलब क्या हो रहा है भाई, ए बी का वर्ग, ये ए बी क्या है, ए बी है 90 के डिग्री के सामने वाली भुजा, और उसे कहते हैं कर्ण, और कर्ण का वर्ग क्या होगा, तो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, भाई यही होगा। डन। अब ए बी की बात करें, ए बी तो 15 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 15 का वर्ग, और इस 12 को उठा के इधर ले आएंगे तो भाई 12 का वर्ग बराबर में y का वर्ग होगा। ठीक है, 15 का वर्ग होता है 225, इतना तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, और 12 का होता है 144, तो ये भी याद रखना होगा, बराबर में है y का वर्ग। ठीक है, एक 225 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो भाई इसको घटाएंगे तो 81 आएगा, लिखा हमने 81। अब बता दो मुझे कि भाई y कितना आएगा, 81 किसका वर्ग होता है, तो मैं यहां से y को अगर निकालता हूं तो ये अंडर रूट में 81 आएगा, जो कि 9 होता है। ठीक है भाई, 9 होता है, यानी हम यहां देख पा रहे हैं भाई ये तो 9 है, अब ये 9 है और ये भी 9 होगा, भाई जैसे ये है वही तो ये होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं भाई इसके विकर्ण समद्विभाजित हो रहे हैं, दो बराबर हिस्सों में बट रहे हैं, तो अगर आधा हिस्सा 9 का है तो आधा हिस्सा ये भी 9 का होगा, और पूरा कितना हो गया 18 का। तो यहां से हम देख सकते हैं AC कितना आ रहा है, 18 का आ रहा है। क्या 18 ऑप्शन में है कहीं पर, तो भाई ये ऑप्शन में हमें दिख रहा है 18 यहाँ पे। ओके, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने देखा तो भाई यहाँ पर, तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा कथन सभी समांतर चतुर्भुज के लिए सत्य है, मतलब सारे समांतर चतुर्भुज के लिए सत्य होता है, ऐसा कौन सा कथन है। तो इसने कहा है विकर्ण बराबर होते हैं, तो क्या विकर्ण सारे समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं, तो नहीं, जो आपका वर्ग होता है, जो आयत होता है उसमें विकर्ण बराबर होते हैं, उसके अलावा किसी में नहीं होते, तो ये तो सबके लिए सत्य नहीं हो रहा। नेक्स्ट की बात करें तो क्षेत्रफल दो संलग्न भुजाओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो भाई दो संलग्न भुजाएं मतलब क्या है भाई, एक जो हमारे पास समचतुर्भुज होता है ना, इसके अंदर अगर मैं बताऊं इसके विकर्ण जो गुना होते हैं,
ठीक है। इसने ये कहा है कि इनके विकर्ण के गुना जो होता है वो क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो क्या विकर्ण का गुना क्षेत्रफल के बराबर होता है? तो नहीं भाई, ये तो नहीं होता। एक में था, किसमें भाई? अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते तब हमारा फॉर्मूला बनता था कि हाफ और गुने में पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, भाई ऐसे निकलता था। ऐसे कुछ क्षेत्रफल हम इसका निकालते थे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। फिलहाल इसकी कोई बात नहीं है क्योंकि ये सबके लिए लागू नहीं हो रहा। तो भाई ये भी गलत हो गया सेकंड वाला, ठीक है। उसके बाद हम देखें भाई, विपरीत कोण समान होते हैं और विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। पहले इस लंबवत की बात करते हैं। तो लंबवत किस में होता है? तो वर्ग में और समचतुर्भुज में होता है, बाकी में नहीं होता है। ना आयत में होता है, ना समांतर चतुर्भुज में होता है। तो इस कंडीशन में ये भी गलत हो गया। लेकिन ये देखो, विपरीत कोण समान होते हैं, ये सभी आपके समांतर चतुर्भुज में हमेशा बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं ऐसे बनाता हूँ समांतर चतुर्भुज, तो हमेशा ये कोण इसके बराबर होता है, चाहे ये आपका समांतर चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समचतुर्भुज हो। ये चारों के चारों होते हैं। इनका एक बेसिक क्या है? समांतर चतुर्भुज सारे होते हैं, ठीक है। तो सबके अंदर देखा जाए तो सबके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो आमने सामने के कोण बराबर मतलब ये थर्ड ऑप्शन सबके लिए करेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक सही है। इसको चेक भी कर लेते हैं भाई, क्या ये ठीक है? तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें। दी गई आकृति आयत ABCD, जो कि हमें आकृति दे रखी है, यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। इसमें AEB की सॉरी ADE जो है 30 डिग्री दे रखा है, और CFE 150 डिग्री दे रखा है। तो DEF हमें ज्ञात करना है। DEF कौन सा है? तो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है भाई। ये कोण कैसे ज्ञात होगा? तो इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें पता है कि ये आकृति जो आयत है, आयत का मतलब क्या है? इसके चारों कोण 90 के हैं, मतलब ये भी 90 का होगा, ठीक है। अब ये 90 का है और ये 30 का है, तो भाई ये कितने का हुआ? तो भाई ये आ जाएगा 60 का। भाई ये 60 का होगा ये वाला, तभी तो पूरा मिलकर 90 होगा। भाई ये 30 और ये 60, तभी 90 होगा। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई ये कितने का होगा? तो भाई ये दोनों आपस में क्या है? तो ये भाई देख रहे हैं, एक ही रेखा पर दो युग्म बन रहे हैं, मतलब रैखिक युग्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर रैखिक युग्म, इन दोनों का योग 180 होता है, मतलब ये 30 होगा, तभी तो मिलके 180 होगा दोनों। तो बिल्कुल 180 होगा। डन। अब यहाँ पर देखते हैं भाई 60 और 30 कितना होता है? 90। अब त्रिभुज की बात करें, इसमें दो कोण 90 के हैं, तो तीसरा कितने का होगा? तो भाई उसमें भी 90 चाहिए, तभी तो 180 बन पाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दो 90 का है तो तीसरे को भी 90 का लिखेंगे, और यहाँ पर आंसर जो हमारा DEF जो आ रहा है वो कितना है? 90 का आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं, क्या कहीं 90 है? तो भाई बिल्कुल 90 हमें दिख रहा है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने देखा तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि अगर ऐसा कुछ कोण दे रखा है तो यहाँ रैखिक युग्म अपने आप बनेगा। अगर ये 150 का है तो 30 का आएगा ही, और इसमें आयत क्या रखा है? तो ये 90 का था, तो भाई ये 30 का है तो ये तो 60 का होगा, तभी तो 90 हो पाएगा। तो वही चीज़ याद रखिए। डन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है भाई प्रश्न नंबर 38 है। दिए गए 4 बिंदु ABCD में 3 बिंदु ABC संरेखी है। संरेखी मतलब क्या होता है? ये संरेखी क्या होता है? तो संरेखी का मतलब होता है जब कोई भी 3 बिंदु एक ही रेखा पर आ जाए तो उसे संरेखी कहा जाता है। तो मैंने देखा यहाँ पर भाई एक ही रेखा पर 3 बिंदु लिख दिए मैंने। यहाँ पे लिखा A, यहाँ पे लिखा B और यहाँ पे लिखा C। चलो भी ठीक है, एक ही रेखा पर 3 बिंदु मैंने लिख दिए जो कि था ABC संरेखी है। इन बिंदुओं की आकृति मिलाने पर प्राप्त होने वाला बिंदु आकृति कैसा होगा? मतलब तीनों संरेखी है लेकिन D संरेखी नहीं है। यहाँ पे क्या था? D भी था। D संरेखी नहीं मतलब D मान लो कहीं पर यहाँ पर D, ठीक है, यहाँ पर D आ गया। अब इसको अगर मैं मिलाता हूँ तो कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये क्या बन रहा है आपका? ये कैसे आकृति बन रही है? तो बोलोगे सर त्रिभुज बन रहा है। तो बिल्कुल सही, त्रिभुज बन रहा है। तो इसने बोला है इन चारों बिंदुओं से कौन सी आकृति बन रही है? तो हम देख पा रहे हैं त्रिभुज, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है कि भाई एक त्रिभुज बन रहा है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने देखा भाई बिल्कुल ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए संरेखी क्या होता है। ओके, संरेखी क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई क्या चीज़ है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं समांतर चतुर्भुज के 2 क्रमागत कोण होते हैं। भाई कोई भी जो समांतर चतुर्भुज होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बनाया कुछ ऐसा, ठीक है। भाई क्रमागत की बात करें तो यहाँ पर एक कोण ये है और एक कोण ये है। इन दोनों कोणों की बात करें, ये A है और ये B है। ये दोनों कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं? क्या ये दोनों कोण समान होते हैं? तो भाई समान की तो गारंटी नहीं है, वो तो सिर्फ तब होगा जब आयत या वर्ग होगा। भाई इसमें तो अलग अलग होते हैं, भाई समान तो नहीं होते। तो भाई ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं भाई? समपूरक। समपूरक क्या होता है? तो समपूरक का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 180 होता है उसे समपूरक कहा जाता है। यानी यहाँ पर कहा जाए तो A + B ये 180 होगा,
ठीक है भाई, तो यानी बिल्कुल ये सही है, हमेशा ही होता है ये क्या हो रहा है भाई, इन दोनों का कोण 180 डिग्री होता है, ये संपूरक कोण ही होते हैं। ठीक है, तो हम इसके संपूरक को बिल्कुल ही टिक मारेंगे। ठीक है, और इसको देखेंगे क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही होगा, क्यों नहीं सही होगा। चलो भाई यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, और आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखा समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A और B समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक परस्पर ऊपर काटते हैं। ठीक है भाई, यानी ये क्या रखा है, इसका समद्विभाजक है और इसका समद्विभाजक है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ऐसा आपको दे रखा है। ठीक है भाई, और ये ऊपर काट रहा है, तो AOB कितना होगा। तो भाई यहाँ की बात करूँ तो हमें पता है ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, यानी अगर समद्विभाजक है तो XY लिखा, और यहाँ सॉरी समद्विभाजक मतलब दोनों कोण बराबर होंगे ना, ये भी x है और ये y है तो ये भी y है, भाई यही होगा। और हमें पता है ये दोनों कोण क्या होते हैं, दोनों का योग 180 डिग्री होता है, जो कि समपूरक होता है, पिछले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है कि भाई समांतर चतुर्भुज के लगातार के जो दो कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 2x प्लस में 2y ये कितना होता है, तो 180 होता है। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस वाई बराबर में 180 होगा, और इस 2 को इधर भेजेंगे तो x प्लस वाई बराबर में 180 बटे में 2 आएगा, 2 से इसको काट दिया तो ये 90 डिग्री आ गया, यानी x प्लस वाई हमारा आ गया 90 डिग्री। चलो भाई ठीक है, x प्लस वाई 90 डिग्री आ गया। अगर मैं देख पा रहा हूँ इस त्रिभुज के अंदर, ये जो त्रिभुज हमारे पास है, इसमें अगर दो कोण क्या हैं, दो कोण जो है x और y हैं, जो कि x और y का योग 90 है, तो तीसरा कोण कितना होगा, तो भाई तीनों कोणों का योग तो 180 होता है, जब दो 90 हैं तो तीसरा 90 होगा, तभी तो 180 हो पाएगा। तो भाई ये कोण भी 90 का होगा। क्या हमें AOB निकालना था, तो भाई AOB देखो, AOB का मान कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, तो 90 हमने देखा तो यहाँ पर टिक भी मार दिया 90 को, और चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई देख लेते हैं। भाई यहाँ देखा तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने संलग्न कोण का 1/3 है, यानी ये कहना क्या चाहता है कि भाई एक समांतर चतुर्भुज हमारे पास है, ठीक है भाई, ये हमारे पास है, ये जो कोण है और ये कोण है, ये अगर x है तो ये क्या है हमारे पास, ये y है, ये हमने मान लिया भाई, एक कोण x है एक कोण y है। अब यहाँ पर क्या है, x जो है वो 1/3 है, किसका है, y का, जैसा किसने कहा है, क्या कह रखा है भाई, इसने कहा एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने संलग्न कोण, संलग्न मतलब साथ में लगा हुआ कोण, ठीक है, संलग्न कोण का 1/3 है, तो भाई x जो है y का 1/3 है। चलो भाई ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा, तो हमें एक चीज पता है कि भाई इन दोनों का योग तो 180 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है भाई, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये 180 हमने देखा हुआ है 180 है, तो और x का मान ये है, तो इसको उठा के यहाँ पर रखते हैं, तो x का मान अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये y बटे में 3 आएगा, प्लस में y आएगा, बराबर में 180 आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा इतनी मेहनत क्यों करें, इतनी मेहनत ना करके इस 3 को उठा के मैं इधर भेज देता हूँ, क्या ऐसा कर सकता हूँ, नीचे 3 है उसको उठा के इधर भेज देते हैं, तो क्या हो सकता है ऐसा, तो भाई बिल्कुल हो सकता है, y बराबर में 3x आ गया। अब इस y की जगह यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है x छोटा है और हमसे पूछा छोटा ही कौन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं y का मान 3x सीधे यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये x आ गया और ये 3x आ गया, बराबर में 180 आ गया। ठीक है, इसको देखा तो ये 4x है और ये 180 है, और यहाँ से x का मान हमने निकाला तो 180 बटे में 4, और इसको मैं अगर काटता हूँ तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं भाई x का मान 45 डिग्री आ गया है, और 45 यहाँ पर आ चुका है, ये 45, अगर ये 45 का है तो ये 135 का होगा, भाई यही होगा, तभी तो दोनों का योग 180 होगा। डन। तो हमें चाहिए था छोटा कोण, मतलब 45 कहीं दिख रहा है, तो भाई मुझे तो दिख गया 45, आपको दिखा, तो भाई बिल्कुल दिख गया होगा। चलो भाई यहाँ पर देख लिया हमने 45 डिग्री इसका आंसर होता है, चेक करते हैं, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है विकर्ण के किस गुण के आधार पर कोई समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। मतलब विकर्ण में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ऐसा क्या गुण होना चाहिए जिसके वजह से समांतर चतुर्भुज एक आयत बन जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना समांतर चतुर्भुज तो इस तरीके का होता है, ठीक है, और इस समांतर चतुर्भुज के अंदर विकर्ण क्या दिखते हैं, ये आपको दिख रहे हैं भाई अलग अलग विकर्ण, मतलब एक छोटा है और एक बड़ा है, लेकिन अगर ये विकर्ण बराबर हो जाते हैं तो ये आयत बन जाता है। तो मतलब विकर्ण की प्रॉपर्टी ये है कि विकर्ण के गुण ये है कि वो उसके विकर्ण बराबर हो जाते हैं। क्या इसमें कहीं लिखा हुआ है परस्पर समद्विभाजक करते हैं, नहीं। सर्वांशम कहाँ से आ गया, परस्पर लंब होते हैं और इनमें से कोई नहीं, अरे तो अब क्या करें भाई, इनमें से कोई नहीं पे टिक मार दे क्या, तो ये सर्वांशम कहाँ से आ गया, सर्वांशम क्या होता है,
तो सर्वांगक्षम का मतलब होता है ऐसे दो चीज जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होते हैं। अब बोलोगे सर सर्वांगक्षम तो त्रिभुज में समझा पढ़ा था हमने, कि रेखा में भी होता है क्या? तो बिल्कुल किसी भी आकृति में सर्वांगक्षम होता है। सर्वांगक्षम का जस्ट मतलब ये है कि अगर दो आकृति एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब क्या है? वो आपस में सर्वांगक्षम है। तो यहां पर क्या है? इस सर्वांगक्षम का मतलब ये है कि अगर दोनों विकर्ण बिल्कुल सर्वांगक्षम होते हैं, मतलब सेम होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, यानी यही ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, सर्वांगक्षम ही इसका सही होगा। तो ऐसा नहीं सर्वांगक्षम देख के आप इनमें से कोई नहीं पे टिक मार दो, नो। सर्वांगक्षम का मतलब भी होता है एग्जैक्ट सेम, तो इसके विकर्ण दोनों सेम होंगे तभी ये आयत बन पाएगा। ओके, तो चेक करें इसको। तो चेक हमने किया तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखा संलग्न आकृति पी क्यू आर ऐसे एक समचतुर्भुज है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है भाई, इसने क्या रखा है? एक्स डिग्री का मान ज्ञात करना है, जो कि एक्स आपको दिख रहा है, इसका मान ज्ञात करना है। भाई क्या होगा? तो हमें पता है ये 100 का है तो ये भी 100 का होगा। ठीक है भाई ये क्या है हमारा? समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर होते हैं, वो तो आयत में भी होते हैं, वो तो समांतर में होते हैं, सब में होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में होते हैं। तो फिलहाल तो ये बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 100 200 हो गया। अब इसकी बात करें तो एस और क्यू भी बराबर होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज होता है समचतुर्भुज में, क्या होता है भाई? समचतुर्भुज में होता है कि उसके विकर्ण जो होते हैं वो उसके कोणों को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स डिग्री होगा। ठीक है ना, और ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, ये चारों एक्स होंगे। ठीक है, ये चारों एक्स होंगे। और हमें पता है 2 मिलके तो 200 हो चुका है। अब बचा कितना चतुर्भुज के चारों कोण को योग के लिए? भाई 160 बचा, क्योंकि 360 टोटल होता है और 200 तो यहाँ पर हो चुका है, बचा तो 160। तो हम यहाँ पर कहते हैं इन चारों एक्स को जोड़ देंगे तो 4x बराबर में कितना आ जाएगा भाई? 160 आएगा। और यहाँ से x का मान निकालें तो 160/4 आएगा, और 4 चौक 16, यानी x का मान 40 डिग्री आ चुका है। ठीक है, ये x डिग्री का मान 40 डिग्री आ चुका है। अब क्या ऑप्शन में 40 है कहीं पर? तो भाई बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर 40 दिख रहा है हमें। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने इसको चेक किया तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके का होगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दे रखा है यदि एक आयत ए बी सी डी है, ठीक है, में विकर्ण ए सी ए और सी को समद्विभाजित करता है। यानी मैंने देखा एक आयत है। ठीक है भाई, ये आयत है, इसके अंदर क्या रखा है कि आयत के अंदर जिसको मैंने ए बी सी डी माना और इसमें विकर्ण ए सी है। ठीक है, और जो ए और सी को समद्विभाजित करता है, मतलब कहा जाए कि भाई ये एक्स का है तो ये भी एक्स का होगा, और ये भी एक्स का होगा, और ये भी एक्स का होगा। ठीक है भाई, अब बोलोगे सर ये थोड़ी बराबर है, तो वाई हो सकता है, सी का कोण हमें क्या पता, लेकिन हमें पता है। क्यों? क्योंकि भाई ए और सी आपस में तो बराबर ही होंगे। ठीक है, ए और सी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि आयत है, बराबर भी क्या 90-90 के होंगे। ठीक है, और इसने कहा ए और सी का समद्विभाजक है, मतलब इसको आधा आधा कर रहा है। मतलब एक्स भी ना लिख के सीधे हम 45 लिख देते हैं भाई, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता है 45 का ये है, 45 का ये है, और 45 का ये है, और 45 का ये है। ठीक है, इतना तक एग्जैक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये आयत है, और आयत के सारे कोण 90 के होते हैं, तो इसका समद्विभाजक 45-45 से होगा। चलो भाई ठीक है, अब इसने कहा है समद्विभाजक करता है तो ए बी सी डी होगा। तो ये ए बी सी डी कौन सा चतुर्भुज होगा? ठीक है भाई, एक तो आयत पता है हमें, लेकिन क्या इसको देख के हम समझ सकते हैं कि कोई और चतुर्भुज भी बन सकता है? तो भाई यहाँ पे क्या ये समांतर चतुर्भुज होगा? तो समांतर चतुर्भुज की बात करें तो ये भाई समांतर चतुर्भुज की बात करें तो भाई ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं कि समद्विभाजित करे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये कंपलसरी, वो भी समांतर चतुर्भुज में मान लूँ, चलो ठीक है समझो, लेकिन उसके कोण 90 के नहीं होते, तो 90 के नहीं होते समांतर को तो वहीं काट दो भाई, 90 के तो होते नहीं है। ठीक है, उसके बाद समचतुर्भुज की बात करें तो इसमें भी चारों कोण 90 के नहीं होते। ठीक है, 90 के नहीं होते तो इसको भी काट दिया हमने। समलंब चतुर्भुज की बात करें तो इसमें भी चारों कोण 90 के नहीं होते, क्योंकि आयत में क्या रखा था, चारों कोण 90 के हैं, तो भाई होगा। अब आते हैं वर्ग पे, तो वर्ग के चारों कोण 90 के होते हैं, तो भाई बिल्कुल ये वाली प्रॉपर्टी तो मैच करगी। क्या वर्ग के अंदर उसके विकर्ण जो होते हैं वो उसके कोणों को समद्विभाजित करता है? तो भाई बिल्कुल करता है भाई, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वर्ग जो है वो इसको समद्विभाजित, वर्ग के अंदर विकर्ण जो होते हैं वो उसके कोणों को समद्विभाजित करते हैं, तो उसको हमने लिख दिया कि वर्ग ही इसका आंसर है। ओके, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर क्या सीखा आपने कि भाई किसी भी वर्ग के अंदर अगर मैंने विकर्ण खींचा है तो उसके अंदर वो विकर्ण दोनों कोण जिससे वो टच हो रखा है उन दोनों को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। डन। ठीक है भाई, इसको मैं इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न कोणों का अनुपात 2:4 है तो कोणों का मान बताना है। तो हमें यहाँ पर पता है कि समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इसमें बात माना जाए ये भाई 4x है और ये 2x है, ये हमने बना दिया, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से इसने कहा है कि भाई समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण जो है 2:4 है। अब बोलोगे सर आपने 4:2 लिख दिया, कोई बात नहीं, आप अगर इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप कहो। ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, यहाँ पर लिखा ये 2x और ये 4x है। अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। यहाँ पर ये 2x और ये 4x है, ये दो संलग्न कोण हैं और इनका अनुपात 2 और 4 है, तो जब भी अनुपात दिखे उसको x लिख देना, डन। चलो ठीक है। अब इसने कहा है तो कोणों का मान बताना है, और हमें पता है ये दोनों कोण जो होते हैं इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये सह अंतः कोण है भाई, दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण, या फिर कहा जाए दोनों संलग्न कोण 180 के ही होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x प्लस में 4x बराबर में 180 डिग्री। चलो भाई बहुत बढ़िया। इसको जब जोड़ते हैं तो 6x आएगा, ये 180 हो जाएगा, और x के मान की बात करें तो 180 बटे में 6 आ जाएगा। इसको हमने काटा तो 30 आ जाएगा, यानी x का मान 30 डिग्री आ गया, ठीक है भाई। x का मान 30 आने का मतलब क्या है, तो 30 को अगर मैं यहाँ रखता हूँ 30 दूनी 60, यानी ये वाला कोण 60 डिग्री का हो गया, और 30 को यहाँ रखेंगे 4 तिया 12, ये 120 डिग्री का हो गया, ठीक है भाई। यानी 60 और 120 आ रहा है। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है भाई? थर्ड ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, 60 और 120 आ चुका है, 60 और 120 आ चुका है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के अंदर जो लगातार के जो दो कोण होते हैं उन दोनों का योग 180 होता है, और उसी को यूज करके हमने यहाँ पर आंसर निकाला है। डन। चलो भाई ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है, जो कि हमने यहाँ पर इसको टिक मारा था। तो हम देखते हैं, तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हमने पार्ट 2 को कंप्लीट किया है। इसमें भी हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को भी बहुत ज़्यादा अच्छा बिल्डअप किया होगा इसने, ठीक है। तो भाई अगर आपने आखिरी तक बने हुए हैं तो आप बहुत साथ बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग कंसेप्ट की प्रैक्टिस करवाई गई है। ओके, तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी सजेस्ट उन्हें भी करना, उनको भी शेयर करना, कि वो भी इन बारीकियों वाले कंसेप्ट को सीख सकें। ओके, चलो भाई, इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई यहाँ पर आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट में क्या खास बात है भाई, क्या सुविधाओं के लिए आपके लिए है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिफरेंट कोर्सेज मिल रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी बिल्कुल अरेंज फॉर्म में सिस्टमैटिक तरीके से। ऐसा नहीं कि एक वीडियो यहाँ, दूसरी वीडियो वहाँ ढूंढ लेना भाई, तीसरी वहाँ ढूंढ लेना, नो, हर चीज़ें बिल्कुल अरेंज फॉर्म में मिल रही है। और वो कैसे, तो यहाँ पर आप देखोगे भाई इंग्लिश मीडियम का सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम, NTSC ओलंपियाड, उसके बाद आगे IIT JEE नीट UPSC, बहुत सारे सेक्शंस हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, कैसे इन कोर्सेज को देखना है, तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में हैं तो आप इसको हिंदी पे क्लिक करोगे, ठीक है। आप जैसे कि 9वीं कक्षा में है तो 9वीं कक्षा पे क्लिक करोगे, और क्लिक करते के साथ आप देखोगे भाई इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें आप देख पाओगे 9वीं कक्षा के सारी फैकल्टीज, सारे टीचर्स आपके सामने विजुअल हो जाएंगे, आप देख पाओगे उसे। ओके, अब इसके बाद आपको किसी भी विषय में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा, उस पर क्लिक कीजिए और पूरा कोर्स देख सकते हैं। यानी आपको प्रॉब्लम हो, चाहे आपको कंप्लीट कोर्स देखना है, तो आपको बस यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करना है और पूरा कोर्स आपके सामने। और वो कैसे, तो भाई यहाँ देखिए, अगर मान लो आपको मैथमेटिक्स का पढ़ना है तो मेरे सामने नीचे वॉच नाउ लिखा है, ठीक है भाई। वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हो भाई पाठ्यक्रम परिचय, संख्या पद्धति, और इसके नीचे और भी बहुत से चैप्टर्स अवेलेबल हैं जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें, तो जैसे ही आप इन पाठों को क्लिक करोगे, जैसे कि मान लो संख्या पद्धति पे आपने क्लिक किया, तो इसमें वीडियोज़ की लिस्ट खुल जाएगी। और लिस्ट के अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले आपको मिलेगा कि कॉन्सेप्ट वीडियो, मतलब इस चैप्टर का पूरा अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट वीडियो बना हुआ होगा, जो पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल समझाएगा आपको। उसके बाद पूरे NCERT का सॉल्यूशन, जिसके अंदर उदाहरण, प्रश्नावली या प्रमेय, जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको समझाया गया है। और उसके बाद मिलने वाला है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मतलब एक वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा दिया जाएगा, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। और उसके बाद भाई, उसके बाद आप देखोगे भाई, उसके बाद MCQs होंगे, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी बहुत सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। यानी अब आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई सा कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हर चीजें बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में आपको प्रोवाइड की जा रही है। ओके, तो आपको करना यही है, बस इस चैप्टर को क्लिक करना है और वीडियो जो भी देखनी है उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करते के साथ इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। ओके,
ओके, चलो भाई, इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में जो कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जो 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद है भाई। इनका फायदा आप तो उठा ही रहे हो, तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए कि वो भी इसका फायदा उठा पाएं। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।